कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कहां हैं हौसले तेरे यह भी देखना है तुझे। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी और क्लास कैसी चल रही है, पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताओ। पढ़ाई को रोकना नहीं है, ये मत सोचना कि अभी एग्जाम हुआ है हम पढ़ाई को थोड़ा रोक देते हैं और बाद में शुरू करेंगे। तो बाद में शुरू करने का मतलब होता है बाद ही होती रहती है। और पढ़ाई को शुरू करने के लिए हमारे कब महीने गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमने कितना समय निकाल दिया है। और इस समय में जो तुम समय निकाल रहे हो, उस समय में जो बाकी लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं। अब तुम इसलिए खुद से तुम ये पूछो कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हो। खुद से सवाल करो, क्वेश्चन करो खुद से कि मेरा सिलेक्शन क्यों होना चाहिए मेरा सिलेक्शन। तो खुद से जवाब लो कि सिलेक्शन क्यों होना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा कि मेरा सिलेक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने औरों की तरह उस गैप वाले पीरियड में पढ़ाई नहीं छोड़ी जिस पीरियड में बाकियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, ये समझ के कि अभी एग्जाम हुआ है, सिलेबस चेंज होने वाला है। तब तक चेंज नहीं होता, तब तक हम मजे ले लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि मैंने मजे नहीं लिए, मौज मस्ती नहीं की, मैंने अपनी पढ़ाई को लगातार किए रखा है। तो खुद से जब तुम ये सवाल करोगे तो तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी रिलीज, बिल्कुल भी होल्ड मत करना, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ते रहो, डिटेल में तुम्हें कंटेंट यहां मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जीरो से कंटेंट शुरू किया है। और आज की जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जो हमारे यूपीएससी वाले स्टूडेंट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट साहित्य, हिंदी साहित्य लेते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की जो शुरुआत करेंगे हम भाषा परिवार को देखेंगे। भाषा परिवार से पहले अब तक हम क्या पढ़कर आए हैं वो थोड़ा सा तुम्हें एक नजर दिखा देता हूं, ठीक है। एक नजर मैं दिखा देता हूं क्या क्या हम पढ़कर आए हैं। यहां तक हमने पहली क्लास में हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा विज्ञान से हमने यहां शुरू किया था, ठीक है। पहली क्लास में हमने भाषा विज्ञान को शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, ठीक है। भाषा विज्ञान से शुरू किया था, इसकी हमने पृष्ठभूमि बताई थी। इसके बाद में यहां हमने जो भाषा का क्रम है उसको जाना कि भाषा का क्रम क्या है, फिर लिपि का क्रम जाना, फिर उसके बाद में हमने भाषा को जाना, भाषा क्या है, फिर उसके बाद में हमने हिंदी भाषा का विकास जाना। इसी के अंदर हमने भारतीय आर्य भाषाओं की जो पृष्ठभूमि होती है, कहां से भारतीय आर्य भाषाएं बनी हैं, कहां से भारतीय आर्य भाषाएं बनी हैं वो जाना, भारत में आर्य कब आए थे वो जाना, भारत में आर्य कहां से आए थे वो जाना, और भारत में आर्य जब आए थे वो महत्वपूर्ण चीजें क्या लेकर आए थे वो जाना। ये सब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है यहां तक, ठीक है। उसके बाद में हमने यहां वर्गीकरण शुरू किया है, जो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है। यहां पर एक स्लाइड मिस है, ठीक है, जिसमें हमने वर्गीकरण को एक स्ट्रक्चर में बनाया था, समझाया था। उसके बाद में हमने उसकी पहली जो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो उसमें हमने पहली क्लास में जो दूसरी क्लास में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जाना था, जिसमें हम लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को देख रहे थे। उसके बाद में हमने फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को जाना, जो तुम्हारे सामने स्लाइड है, इसके जाना। पाली आती है इसके अंदर, प्राकृत आती है इसके अंदर, अपभ्रंश आती है इसके अंदर। इन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जाना, ठीक है। यहां तक अपभ्रंश हो गई। फिर उसके बाद में हमने जो क्लास ली थी उसके बाद में हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में जाना कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है और कैसे कैसे उनका वर्गीकरण हुआ है, जॉर्ज ग्रियर्सन का, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। उसके बाद में आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम भाषा परिवार को शुरू करेंगे। भाषा परिवार क्या है, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो। शुरू करने से पहले तुम सभी से रिक्वेस्ट करता हूं
कि इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक शेयर करो जो तुम्हें लगता हो कि वो अपने नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, या टीजीटी बीजीटी के लिए पढ़ रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जिस भी एग्जाम में भाषा परिवार, जिस भी एग्जाम में भाषा विज्ञान सिलेबस में एक यूनिट होती है वो ऐड हो, उसके लिए तुम इस क्लास को शेयर कर सकते हो और वो बच्चे आराम से तल्लीनता के साथ में, भरोसे के साथ में क्लास को देख सकते हैं। तो यहां तक एक झलक हो गई कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है पुरानी क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं भाषा विज्ञान को, ठीक है, या भाषा परिवार को। असल में भाषा परिवार जो है एक अनेक भाषाओं का एक ऐसा समूह जो कि किसी एक ही मूल भाषा से उत्पन्न हुई होती हैं। जैसे कि हम अपने पारिवारिक मनुष्य के परिवार में देखें, जो कि एक ही दादा परदादाओं से चलती आती हैं शाखाएं, वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, ठीक है। किसी की शाखा एक गांव में रहकर रह जाती है, किसी की शाखा गांव से शहरों तक पहुंच जाती है, किसी की शाखा शहरों से देश के अलग अलग कोने में पहुंच जाती है, किसी के शाखा देश के क्या विश्व के अलग अलग कोने में पहुंच जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम भाषा परिवारों को पढ़ेंगे जो एक ही मूल से निकले होते हैं और अलग अलग कई जगह, कई देशों में, कई क्षेत्रों में, कई महाद्वीपों में फैल जाते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भाषा परिवार को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे, यहाँ विद्वानों का जो मानना है, यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विद्वानों का मानना है कि विश्व की लगभग 147 भाषा परिवार हमारे सामने आते हैं। कितने आते हैं? 147 भाषा परिवार हमारे सामने आते हैं। लेकिन डॉक्टर हरदेव बहारी को अगर हम देखें, हरदेव बहारी के अनुसार विश्व की 3000 भाषाओं को, क्योंकि विद्वानों का मानना है, यहां तुम्हें कहीं कहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, विश्व की जो टोटल भाषाएं हैं वो 2796 भाषाएं हैं। विश्व में टोटल भाषाएं कितनी है? 2796 है। लेकिन कुछ विद्वान इसको अनुमानित है ये लगभग 3000 मानते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि 3000, विश्व की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के लिए 12 प्रमुख भाषा परिवारों में विभाजित किया है। टोटल कितने बताए हैं? लगभग 147। लेकिन 147 में से जो 12 प्रमुख, 12 मुख्य इंपोर्टेंट जो 12 हैं, उन 12 के अंदर ही 3000 भाषाओं को सम्मिलित किया है। किसने? डॉक्टर हरदेव बहारी ने। यहां पर ये 12 जो इंपोर्टेंट भाषा परिवार हैं, ठीक है, उनको मैंने यहां लिख दिया है। किसी का मन हो याद करने का 12 के 12 तो याद कर लेना। इंपोर्टेंट नहीं है, तुमसे पूछा नहीं जा सकता। मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में एक जिज्ञासा होती है कि यार 12 बता तो दिए हैं, लेकिन वो 12 हैं कौन से? 12 जो बताए हैं कि 12 प्रमुख कौन से हैं, 147 के 147 नहीं लिखे जा सकते, कहीं भी तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। लेकिन जो इंपोर्टेंट हमने नाम लिया है 12 का, और डॉक्टर हरदेव बहारी खुद अपने आप में भाषा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और उनके द्वारा दिए गए 12 जो भाषा परिवार हैं इंपॉर्टेंट, उनको कुछ बच्चों में जिज्ञासा होती है कि यार कौन से हैं, हमें पता भी तो चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने तुम्हें यहां लिख करके दिए हैं कि 12 इंपॉर्टेंट ये हैं। इन 12 के अंदर ही हमारी 3000 भाषाएं सम्मिलित हैं, विभाजित हैं। किसी का मन हो तो इनको याद कर लेना, नहीं मन हो तो मत करना, क्योंकि पूछा नहीं जाता है। यहां से हमें एक भाषा परिवार को यहां से उठाना है। किसको उठाना है? भारत यूरोपीय भाषा परिवार को, या इसको इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भी बोलते हैं, या फिर इसको सीधा सीधा जो सबसे ज्यादा तुम जानते हो जिस नाम को, वो यही है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, हमें इसको लेकर आगे चलना है। ठीक है,
पहली स्लाइड पर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके बता देना कि पहली स्लाइड पर यह कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं अपना भारोपीय भाषा परिवार या भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसको हम इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अपने सभी दोस्त तक इसको शेयर करो, लाइक भी करते रहो यार, साथ साथ में। देख तो इतने जने रहे हो लेकिन लाइक बहुत कम है। इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है हम पढ़ा अच्छा नहीं रहे हैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द। तो यहां से हम शुरू करते हैं, देखो, भारोपीय भाषा परिवार को। और भारोपीय भाषा परिवार को जो हम शुरू करेंगे, ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार को जो शुरू करेंगे, भारोपीय भाषा परिवार के बारे में एक चीज जान लो कि विश्व का सबसे ज्यादा व्यापक, सबसे ज्यादा फैलाव वाला, सबसे ज्यादा विस्तारित जो परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार ही है। इसके बारे में जितने भी इसके अंदर जो भाषा आती हैं, भारोपीय या फिर भारत यूरोपीय या फिर इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के अंदर जितनी भी भाषाएं आती हैं, वो सब की सब भाषाएं मूल एक ही भाषा से उत्पन्न हुई हैं, जिसका नाम है प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा। प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा के नाम से उसको जाना जाता है। और प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा के शाखाएं ही हैं, भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं हमारी भारोपीय भाषा की सभी भाषाएं। तो प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा को बोलने वाले जो लोग थे वो 4500 यानी कि 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक काला सागर के उत्तरी क्षेत्रों में बसे हुए थे, रहते आ रहे थे। तो वहां उन लोगों की जो भाषा थी वो प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा थी, काला सागर के उत्तरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वहां के लोग, कुछ लोग यूरोप के, कुछ लोग एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर रहने लगे। कुछ लोग यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में, कुछ लोग एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर रहने लगे। और जैसे जैसे वहां रहते रहते इनकी भाषाएं विकसित हुई, ये लोग अपने से दूसरे वाले जो क्षेत्र में जाकर रहे हैं उनकी भाषाओं को समझने में भी सक्षम नहीं हुए। मान के चलो, जो लोग एशिया में आए तो प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा लेकर आए थे, जो यूरोप में गए वो भी प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा लेकर गए। लेकिन जब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो रहने लगे तो अलग अलग क्षेत्रों के प्रभाव से उनकी भाषा में भी अलग अलग तरह से विकास होता गया। और फिर वो अपने दूसरे साथी की भाषा को समझने में भी सक्षम नहीं हुए। ये एशिया वाले यूरोप की नहीं समझ रहे, और एशिया में भी जो विभिन्न क्षेत्रों में रहे थे, एशिया में भी एक जगह नहीं रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में रहे थे। और अलग अलग क्षेत्रों में रहने के बाद में भी वो एशिया के ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, सिर्फ अपनी ही इतनी विकसित उनकी भाषा हो चुकी थी। तो सारी जो उत्पन्न हुई हैं, कहां से हुई हैं? ये सभी उत्पन्न हुई हैं हमारी काला सागर के उत्तरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, जिनकी भाषा थी प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा। तो वहां ये लोग रह रहे थे और वहीं से इनकी अलग अलग शाखाएं फैली, और वहीं से इनकी जितनी भी भाषाएं बनी हैं उन सभी को हम भारोपीय भाषा परिवार बोलते हैं, भारत यूरोपीय भाषा परिवार बोलते हैं, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार बोलते हैं। और भारोपीय भाषा परिवार के अंदर अंग्रेजी और स्पेनिश के साथ साथ हिंदी, जर्मनी के साथ साथ और कई अन्य भाषाएं भी सम्मिलित होती हैं। किसमें? भारोपीय भाषा परिवार में। ठीक है, तो यहां से ये भारोपीय भाषा परिवार निकला है। हमें उन 12 को नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक को पढ़ना है, इसको आगे लेके चलना, क्योंकि हमारी जो हिंदी आती है वो किस में आती है? भारोपीय भाषा परिवार में आती है, और इसी को हम लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं एक चीज और आती है। क्या चीज आती है? जो भारोपीय भाषा परिवार है,
जिसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं। किसको? जो भारोपीय भाषा परिवार है वो हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र होता है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र का ये एक भाग है। किसका है? यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र का एक भाग है। भौगोलिक क्षेत्र कितने होते हैं? भौगोलिक क्षेत्र देखो यहां पर तुम्हें मिलेगा 4 भौगोलिक क्षेत्रों को 18 भाषा परिवारों में डिवाइड किया गया है। किसमें? जो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें 18 भाषा परिवार सम्मिलित किए गए हैं। तो 18 भाषा परिवार जो सम्मिलित किए गए हैं उन 18 में से हमारा भारोपीय भी है। और 4 भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है यूरेशिया। कौन सा? यूरेशिया, जिसको हम यूरोप और एशिया से सम्मिलित मानते हैं। ठीक है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड। तीसरा है हमारा प्रशांत महासागर भूखंड। महासागर भूखंड। चौथा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है हमारे का अमेरिका भूखंड। तो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनको मतलब 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही हमारे 18 भाषा परिवार आते हैं। और उनमें से जो एक क्षेत्र है हमारा यूरेशिया, जो कि यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। यूरोप और एशिया से मिलकर बना है, जो कि हमारे काला सागर के उत्तर के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे वो कहां गए थे? वो यूरोप में गए थे। और कहां गए थे? एशिया में। तो इन दोनों से मिलकर जो हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र बना है वो कौन सा है? यूरेशिया। और इसी के अंदर हमारी जो आती है भारोपीय भाषा परिवार आता है, जो कि 18 में का ही एक भाग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, या फिर कह सकता है कि भारोपीय जो भाषा परिवार है वो किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये सब इससे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। आगे आती है हमारी कुछ भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य भाषा परिवार। आर्य परिवार यो भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। वहां तक की जो बात हो गई थी, वहां भाषा परिवार का बेसिक हो गया। उसके बाद में हमने भारोपीय भाषा परिवार का बेसिक जाना। यहां से कुछ इसका वर्गीकरण है भाषा परिवार का ही। किसका? भारोपीय भाषा परिवार का। वो भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक के नाम से भी जानते हैं, आर्य परिवार के नाम से भी जानते हैं, भारत हित्ती भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं। और भारोपीय भाषा परिवार की जो 10 शाखाएं हैं, भारोपीय भाषा परिवार के अंदर 10 शाखाएं आती हैं। और उन 10 शाखाओं को ध्वनि के अनुसार, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, जो वर्ण उच्चारित हम करते हैं, उनके अनुसार 2 वर्गों में विभाजित किया है। अब 2 वर्ग कौन से हैं वो? एक है हमारे पास शतम, या फिर इसको सतम बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास केंतुम। ठीक है, केंतुम या फिर केतुम कहीं कहीं मिलेगा तुम्हें, केतुम। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहां लिखे हैं। ठीक है, यहां देखो 2 वर्ग हमारे पास, एक तो शतम है और एक केतुम है। इनके अंदर जो आती है हमारी 10 आती हैं। जो शतम है इसके अंदर 4 शाखाएं हैं, जो केतुम है इसके अंदर 6 शाखाएं हैं। दोनों को मिलाकर हमारी 10 शाखाएं बनती हैं। अब कौन कौन सी हैं वो याद करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 12 प्रमुख मैंने बताए थे भाषा परिवार, उनको मैंने कहा था कि मर्जी है याद कर सको तो कर लेना, मत करना। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि हर हाल में इनको याद ही करना है, मर्जी नहीं चलेगी, यहां मेरी मर्जी चलेगी। मैं कह रहा हूं याद करना है। ठीक है, तो इसको याद ही करना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कभी छोड़ दो, रहे चल हटा यार, बस शतम केतुम याद कर लो। शतम में 4, केतुम में 6, काम खत्म, बस
ज्यादा ये पूछ लेगा? नहीं बेटा, ये नहीं पूछेगा। तुमसे पूछ लेगा कि बाल्टो सिलाबिक जो भाषा शाखा है बहुरूपीय परिवार की, वो कौन से ग्रुप में आती है, कौन से वर्ग में आती है। वही तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, अरे यार सर ने बोला तो था याद करने को, लेकिन नहीं कर पाए। तो इसलिए वहां ये ना सोचना पड़े, तो पहले से पहले मैं कह रहा हूं कि मर्जी मेरी चलेगी, याद कर लेना इसको। पहला है हमारा भारत ईरानी, जो कि ईरानी लोग आर्य थे, उनको कहते हैं कि भारत और ईरानी, ठीक है, जो मिले हुए थे वो आर्य थे, ठीक है। ईरानी लोग जब भारत में आए थे उनको मिला करके ईरानी बोल दिया गया, ठीक। फिर है बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, 4 ये हो गई। इसके बाद में हमारी जर्मनिक है, जिसको ट्यूटैनिक बोलते हैं। फिर है हमारी छठी केल्टिक, फिर ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। इनको याद कर लेना जरूर, ठीक है। भारत ईरानी याद करो, चलो भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, ये ज्यादा टिपिकल है। भारत ईरानी तो तुम्हारे याद रहेगा ही रहेगा। भारत ईरानी सबसे पहली है, सबसे पहला ग्रुप ये हमारा कौन सा है? सतम। सतम सबसे पहला ग्रुप है, दोनों में पहला ग्रुप कौन सा है? सतम। तो पहले ग्रुप की पहली भाषा सबसे पहली कौन सी है? भारत ईरानी, ठीक है। उसके बाद में बाल्टो स्लाविक, बाल्टी भर भर के सैलाब फैल गया, ठीक है। आर्मीनी, ठीक है, आर्मीनी अमीरी, ठीक है, आर्मीनी अमीरी से संबंधित है। बाद में फिर अमीर होने लगे लोग। फिर उसके बाद में अंबानी बन गए। अंबानी बाद में बने ना, पहले तो अमीर बने, फिर उसके बाद में अंबानी। तो क्या है यहां? भारत ईरानी, भारत में ईरानी आए, बाल्टो स्लाविक यानी कि बाल्टी वगैरह लेकर के आए, ठीक, ऐसे याद कर लेना। भारत में ईरानी आए, भारत ईरानी, बाल्टी लेकर आए, बाल्टी लेकर अपने साथ आए तो बाल्टो स्लाविक। फिर आर्मीनी यानी कि यहां आकर के वो बाल्टी बेच करके अमीर बन गए। बाल्टी बेचकर, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं याद करने का तरीका, ठीक है। अमीर, बाल्टी बेचकर अमीर बन गए, ठीक है। अमीर बनकर वो फिर लास्ट में समझ जाओ खुद ही, तो इस तरह से अल्बानी होगी, ठीक है। तो यहां भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक और अल्बानी। इसके बाद में हमारे पास ये है 6 में 5वीं जो है हमारी जर्मनिक भाषा है, जिसको ट्यूटैनिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे सामने आती है ग्रीक, नहीं कैल्टिक है, जर्मनिक, कैल्टिक, ग्रीक, तोखरी और हिटाइट और इटालिक। ये इस तरह से हो जाती हैं। तो 5 ये, 6 ये हैं और 4 यहां है हमारी। तो कितनी हो गई? 10 हो गई कुल मिलाकर के, ठीक है। अब यहां तक भाषा परिवार हो गया। भाषा परिवार में हमने भारोपीय भाषा परिवार को देख लिया। भारोपीय के अंदर ही हमारी हिंदी आती है। अब जब भारोपीय के अंदर हिंदी आती है, तो भारोपीय के अंदर हिंदी आने के बाद में हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी होती है, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां होगी? जब हम भारत का भारोपीय भाषा परिवार पढ़ेंगे। भारोपीय भाषा परिवार के अंदर हिंदी आती है, और हिंदी को जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी की सबसे पहले हम व्युत्पत्ति जानेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से हिंदी शब्द को प्रसार मिला, कहां से वो बननी शुरू हुई, कहां से हिंदी शब्द उत्पन्न हुआ, ये सब जानते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि हिंदी शब्द के प्रचलन के बारे में अगर हम विचार करें, तो विचार करने से हमें यह स्पष्ट होता है कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के समय या संस्कृत के समय, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के समय हिंदी का जिक्र नहीं हुआ था। हिंदी का जो नाम है या हिंदी शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। मुसलमानों के आगमन तक भारत में, मुसलमानों के आगमन तक भारत में भाषा के लिए, ठीक है, या तो भाषा के लिए भाषा या फिर भारवा, क्या भाषा या फिर भारवा शब्द का प्रयोग किया जाता था। और ये शब्द सन 1800 ईस्वी तक प्रचलन में रहा, ठीक। उसके बाद में जब हम देखते हैं ना, संस्कृत ग्रंथों की जो टीकाएं लिखी हैं, संस्कृत ग्रंथों की जो टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनको हिंदी में अनुवाद करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, उनको टीका बोलते हैं।
एक भाषा से दूसरी भाषा में जब कोई भी चीज अनुवादित की जाती है उसको हम टीका बोलते हैं। तो संस्कृत ग्रंथों की जैसे टीका को क्या कहते थे, भाषा टीका कहते थे, क्योंकि हिंदी शब्द तो था नहीं, हिंदी बोलने लगे थे, लेकिन ये वाली भाषा जो बोलनी शुरू हो गई थी, जो हम बोलते हैं हिंदी, लेकिन उसको हिंदी शब्द नहीं दिया गया था, भाषा ही कहा जाता था बस, या फिर भारवा कहा जाता था। तो जैसे संस्कृत ग्रंथों की टीकाओं को भाषा टीका या फिर भारवा टीका कहा जाता था, वैसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए लल्लूलाल और सदल मिश्र को भाषा मुंशी कहा जाता था या फिर भारवा मुंशी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो लोग भाषा के अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए थे और उनको हिंदी मुंशी नहीं कहा गया, उनको भाषा मुंशी कहा गया। जैसे संस्कृत की टीकाओं को भाषा टीका कहा जाता था। तो तब तक हिंदी शब्द का कोई प्रचलन नहीं था, भाषा या भारवा नाम चलता था। 1800 ईस्वी तक यह शब्द भाषा या भारवा चलता रहा। ठीक है, मुसलमानों के आगमन 13वीं से 14वीं शताब्दी के साथ मध्य प्रदेश की जनसामान्य की भाषा को, मुसलमानों के आगमन 13वीं से 14वीं शताब्दी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो हमारी जनसामान्य की भाषा थी, मध्य प्रदेश या फिर मध्य देश हम बोल सकते हैं, जो हमारे दिल्ली के आसपास वाला या मध्य प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोल सकते हैं, उसकी जो जनसामान्य भाषा थी उसको हिंदी, हिंदुई इस तरह के अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। तो हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिलता है भाषा के रूप में, हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग या आरंभिक प्रयोग हम कह सकते हैं, वो कहां मिलता है? वो हमें मिलता है पंडित विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है पंचतंत्र, उसकी भाषा के लिए हिंदी शब्द सबसे पहले प्रयोग हुआ। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ तो पहलवी यानी कि ईरानी के नरेश नौशेरवां, जिनका समय 531 से 579 ईस्वी है, तो नौशेरवां के दरबारी कवि बजरोया वो भारत आकर इसका अनुवाद करते हैं। किसका अनुवाद करते हैं? विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का, विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का वो अनुवाद करते हैं। किसमें करते हैं? पहलवी में करते हैं या ईरानी में अनुवाद करते हैं। वो भारत आकर नौशेरवां के दरबारी कवि बजरोया भारत आकर पंचतंत्र का, विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का पहलवी में या ईरानी में उसका अनुवाद करते हैं। ईरानी भाषा है, पहलवी एक लिपि है, उसमें अनुवाद करते हैं। और नौशेरवां के दरबारी कवि कौन है? बजरोया। नौशेरवां के विद्वान मंत्री बरजुर महर वस्तुतः जिसने बजरोया को अनुवाद के लिए भारत भेजा था या जिन्होंने अनुवाद करवाया था, कौन थे? नौशेरवां के विद्वान मंत्री बरजुर महर। इन्होंने ही बजरोया के द्वारा पंचतंत्र का अनुवाद पहलवी में करवाया था। और बरजुर महर ने ही, जो विद्वान मंत्री हैं बरजुर महर, उन्होंने ही अनुवादित जो पुस्तक दी, अनुवादित जो ग्रंथ था उसकी भूमिका में लिखा है कि इसकी भाषा जो है वो जबाने हिंदी में है, इसकी भाषा जबाने हिंदी में है। तो ये जो एक लाइन आई है किसमें? अनुवादित ग्रंथ की भूमिका में बरजुर महर के द्वारा जो लिखी गई है जबाने हिंदी, यहां से हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। वो क्यों होती है? इन्होंने जबाने हिंदी क्यों कहा? क्योंकि मूल ग्रंथ जो था किसमें था? वो संस्कृत में था। किसमें था? संस्कृत में था। जो विष्णु शर्मा का जो ग्रंथ है पंचतंत्र,
पंचतंत्र वो किसमें था? मूल संस्कृत में था और संस्कृत से अनुवाद करवाया था पहलवी में या ईरानी में। अब ये मान जब देखो यहां थोड़ा सा एक और इतिहास जान लो यार यहां पर, ठीक है। ये आधा मैप मैंने बनाया है, चलो पूरा बना देता हूं इसको, इस तरह से ऐसे ऐसे। ये तो ये वाला जो क्षेत्र है उस समय ये भारत पाकिस्तान भी यही था। तो ये जो क्षेत्र है ना ये वाला, ये क्या है? ये सिंध प्रांत था। क्या था? सिंध प्रांत है। ये क्या है? सिंध प्रांत है। अब ये सिंध प्रांत है और यहां है ईरान, ठीक है। यहां ईरान है। यहां के जो कौन थे? नरेश या राजा थे, कौन से? नौशेरवा। नौशेरवा, ठीक है, नौशेरवा थे। और इनके मंत्री बरजुर मेहर, यहां मैं लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, सबके याद रख लेना, ठीक है। कभी तुम्हें नाम लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बरजुर मेहर, इस तरह से इनका नाम लिख लेना। ये कौन थे? विद्वान थे, मंत्री विद्वान थे। इन्होंने ही बजरोया को भेजा। किसने भेजा? बजरोया को भेजा। ये कवि थे। बरजुर मेहर विद्वान थे, मंत्री थे। बजरोया कौन थे? बजरोया कवि थे। उन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद करने भारत भेजा था। और जब ये इस प्रांत को, इस प्रांत के जो सिंध प्रांत है, सिंध के अनुसार ही इन्होंने हिंद बोला। वो क्यों बोला? क्योंकि पहलवी में या ईरानी भाषा में, जो कि वर्तमान की फारसी लिपि, फारसी बोली जाती है, उसमें जो सा है, सा को हा उच्चारित किया जाता है, यानी कि सा को हा उच्चारित किया जाता है। यह है ना सा को हा बोला जाता है। और इसी तरह सिंध हो गया हिंद। सिंध क्या हो गया? हिंद हो गया। और सिंध जब हिंद हो गया तो इसमें बलाघात के कारण, कुछ इसमें पिरतीय लगने के कारण इसका विकास होते 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 हिंदी हो गया। अब हिंदी क्यों हो गया? क्योंकि अब वो बोलना चाहते थे, देखो यहां जो ये लोग रह रहे, जो ये सिंध, जो ये प्रांत है, ये प्रांत क्या है? ये सिंध प्रांत है। क्या है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत को कहा हिंद प्रांत। अब हिंद प्रांत में जो लोग रह रहे थे वो कौन थे? सिंधु होते। सिंधु है ना, बोलते हैं ना सिंधु। तो सिंधु की जगह हो गया हिंदू, है, सिंधु की जगह हो गया हिंदू। अब इनकी भाषा क्या होनी चाहिए थी? सिंधी। इन लोगों की भाषा होनी चाहिए थी सिंधी, जो कि आज भी है, यहां बोली जाती है, इस प्रांत में बोली जाती है, कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बोली जाती है सिंधी भाषा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। किसमें पढ़ा था हमने? पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर वाले वर्गीकरण में पढ़ा था हमने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के में। तो इसमें जो हमने सिंधी था, सिंधी से क्या हो गया? हिंदी। तो इन्होंने बोला था कि जो पंचतंत्र की जो भाषा है वो क्या है? जबाने हिंदी में लिखा गया था। पंचतंत्र जबाने हिंदी में, यानी कि उनके मतलब था जबाने सिंधी। उनका क्या मतलब था? जबाने सिंधी। तो उन्होंने बोला, जो क्योंकि सा को हा उच्चारित करते हैं, तो उन्होंने लिखा जबाने हिंदी में, इसका जो मूल रूप था वो लिखा गया था। यानी कि पंचतंत्र की जो भाषा है वो जबाने हिंदी में है, यानी संस्कृत में है। तो जबाने हिंदी किसको कहा गया? संस्कृत को कहा गया। और यहीं से हमारा हिंदी शब्द प्रचलन में आया। यहीं से हमारा शब्द प्रचलन में आया। और यहां से जब हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, इसके बाद जब हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो गई तो धीरे 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 ये सब एक विस्तार रूप लेने लगी। हिंदी भाषा एक पृथक रूप में हमारे सामने आती है। तो इसका ये कुछ इस तरह से इसका उत्पत्ति है हिंदी शब्द का। और यहां से हम हिंदी की जो व्युत्पत्ति है, वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हमने देख ली है। इसके बाद में हम बोलियों को शुरू करेंगे, ठीक है। अब तक जो हमने भाषा परिवार देखा है, भाषाओं के बारे में जाना है, भाषा और भाषा में हमने हिंदी को जाना, ठीक है। एक क्रम से, एक सीक्वेंस से मैंने क्लासें ली हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, ठीक है जी,
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कितना समझ में आ रहा है, कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। टेक केयर, बाय, जय हिंद।